नमस्कार। कोरोना काल में हालाँकि घरेलू निवेश की बात करना थोड़ा अटपटा तो लगता है, लेकिन सतत छोटा निवेश किसी भी घर की अर्थव्यवस्था का एक अहम पहलू भी है। ऐसे समय में जब आमदनी कम हुई है, नौकरियाँ छूट रही हैं, फिर भी छोटे-छोटे निवेशों के ज़रिए इस प्रक्रिया को कैसे जारी रखा जा सकता है? इसके लिए हमारे पास क्या विकल्प हैं, जिनके ज़रिए न केवल हम पुराने निवेश को भी जारी रख सकें, बल्कि रोज़मर्रा के खर्च करने में भी हमें कोई परेशानी ना आए। इसी तरीके के कई सवालों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं वित्त नियोजक अभिनव गुप्ता। मीडिया भारती डॉट नेट में अभिनव, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। हाँ, अब जैसे कोरोना काल चल रहा है, नौकरियां छूट रही हैं, आमदनियां कम हुई हैं, लेकिन फिर भी अगर छोटी धनराशि के साथ निवेश का अगर हम कोई प्लान बनाएं, तो हमारे पास क्या-क्या विकल्प हैं? हाँ, नहीं, जैसे आपने कहा कि कोरोना काल में समय ऐसा है कि अभी हमारे पास उतना धनराशि नहीं है ज़्यादातर लोगों के पास कि इन्वेस्ट किया जाए। पर इसने हमें ये भी सिखाया है कि ऐसा संकट कभी भी आ सकता है। तो हमें हमेशा कुछ सेविंग ज़रूर अपने पास रखनी चाहिए, जिससे कि ऐसे समय में वो हमें काम आ सके। और हमारी जो निर्भरता है नौकरी पर या हमारे व्यवसाय पर, वो थोड़ी कम हो सके। तो हमारे पास हमेशा कम से कम 3 से 6 महीने का एक ऐसा बफर सेविंग रहना चाहिए, जिससे कि कभी भी कोई ऐसा संकट की घड़ी आती है, तो उससे हमारा जो दैनिक खर्चा है या जो हमारा मासिक खर्चा है, वो उससे चलता रहे। जैसे आपने पूछा कि अभी हम क्या सेविंग के ऑप्शन हो सकते हैं। तो सेविंग के ऑप्शंस में एक तो जो ट्रेडिशनल ऑप्शंस हैं, लोग बैंक एफडी या आरडी करते हैं। उसके अलावा भी अभी क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो बैंक एफडी और आरडी के जो इंटरेस्ट रेट थे, वो काफ़ी कम हो चुके हैं। उनमें अब उतना लाभ नहीं है जितना पहले हुआ करता था। पहले आप देखें तो 8% के आसपास हमें ब्याज मिलता था बैंक एफडी और आरडीज पर अभी वही ब्याज 5 साढ़े 5% के आसपास हो गया है। तो इस टाइम में हमें दूसरे जो हमारे साधन हैं इन्वेस्टमेंट के उनके तरफ भी देखना चाहिए थोड़ा सा। सो जैसे कि म्यूचुअल फंड है, जिसमें हम छोटा से छोटा अमाउंट भी मासिक इन्वेस्टमेंट की तरह डाल सकते हैं। हम 500 रुपए से भी उसकी शुरुआत कर सकते हैं और जितना हमारे पास धनराशि बचती है, जो हमारे खर्च के बाद एक मंथ की धनराशि बचती है, उसे हम उसमें डाल सकते हैं। सो म्यूचुअल फंड एक दूसरा अच्छा तरीका है बैंक एफडी और आरडी के अलावा। हमें जहाँ पर डिसिप्लिन्ड वे में जो हमें सेविंग भी करता रहेगा और उसमें ग्रोथ, अगर हम 3 से 5 साल का इसमें टाइम पीरियड लें, तो ग्रोथ भी 8 से 10% आराम से इसमें मिल सकती है। बीते कुछ टाइम में तो 15 से 20% तक का भी रिटर्न म्यूचुअल फंड्स में मिला है। कई कई हाँ, सारे। जी। तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ देखने की है कि एक तो हम अपना जो हमारा टाइम पीरियड जिसे बोलते हैं कि हम 3 से 5 साल का इसमें समय लेके चलें, कि क्योंकि ये कुछ स्कीम्स हैं जो मार्केट लिंक्ड होती हैं। म्यूचुअल फंड भी 2 या 3 तरीके के स्कीम्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है जो आपके जो मार्केट से लिंक्ड नहीं है, जो कि फिक्स्ड रिटर्न स्कीम्स होती हैं, जिसमें आपका एफडी और आरडी की तरह आपको लगभग फिक्स रिटर्न ही उसमें मिलता है। वो आपका मार्केट सेंसेक्स से लिंक्ड नहीं है। इसको डेट फंड्स बोलते हैं, जिसमें कि बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में होता है, सरकारी बॉन्ड्स में होता है। तो एक तो हम ये भी ऑप्शन ले सकते हैं, जो कि लोग अभी नया शुरू कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, उनके लिए ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा अभी शुरू में। इसमें जो वोलेटिलिटी है, जो ऊपर उतार-चढ़ाव आता है, वो बहुत कम रहता है और आपका एक 7 से 8% का, जो कि बैंक ब्याज से 1 से 2% ज़्यादा आपको यहाँ इंटरेस्ट मिलता रहेगा और आपकी एक डिसिप्लिन्ड वे में सेविंग भी होती रहेगी। जो दूसरा इसमें ऑप्शन होता है, वो मार्केट लिंक्ड फंड होते हैं, जिसमें आप लार्ज कैप फंड हैं, जो बड़ी-बड़ी कंपनियों, ब्लू चिप कंपनियाँ होती हैं,
TCS, रिलायंस, इन्फोसिस, उनमें इन्वेस्ट करते हैं। दूसरे जो है जो मिड कैप फंड होते हैं, जो थोड़ी बीच की कंपनी है उनमें, और तीसरी जो कैटेगरी उसमें स्मॉल कैप भी होती है। सो ये हमारे इक्विटी फंड्स होते हैं जो कि मार्केट लिंक्ड हैं, जिनमें हमें कम से कम 3 से 5 साल का एक टाइम पीरियड रखना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी होगी तो समय से वो वॉलेटिलिटी एब्जॉर्ब हो जाएगी। कुछ ऑप्शन इसमें ये भी है कि आप इसका एक तरीके से मिक्सचर भी कर सकते हैं, थोड़ा इक्विटी थोड़ा डेट, तो हमारा जो रिस्क है वो मॉडरेट हो जाता है कि 50% इसमें मार्केट लिंक्ड है और 50% आपका फिक्स्ड इनकम है। तो हम इस तरीके से अगर हम शुरुआत करते हैं तो पहले फिक्स्ड इनकम जो जहां हमारा बॉन्ड इन्वेस्टमेंट है वहां से कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे करके हम जैसे जैसे हमारी इसके साथ एक तरीके से परिपक्वता बढ़ती जाएगी तो हम उसे अपना उसको विस्तार कर सकते हैं। तो आपने म्यूचुअल फंड की बात जी जी। सामान्य जो जीवन है उसमें जो लोग हैं उसके म्यूचुअल फंड्स के और इक्विटीज के जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसके जाल में नहीं फंसना चाहते। जैसे उन्हें कम से कम एक डीमैट अकाउंट चाहिए और फिर एक तरीके का वहाँ जोखिम भी है कम या ज्यादा। तो जो जो सबसे ज्यादा पॉपुलर जो विकल्प है आजकल वो या तो आरडी होता है या एक फिक्स्ड डिपॉजिट। तो आरडी और एफडी को लेके छोटे निवेश अगर हमें करने हो तो क्या योजना बनाई जा सकती है? तो अगर हमें जैसे बैंक, एफडी और आरडी में ही निवेश करना है शुरुआती तौर पे, तो हमको जो चीज ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि जैसे मान लीजिए अगर हमारी इनकम 50,000 रुपए है महीने की और हमारे खर्चे आपके कम 20 से 30,000 के बीच में हैं, तो जो भी हमारी मंथली सेविंग है 10 से 20,000 रुपए, तो हम कम से कम उतने हिस्से को 10,000 रुपए की एक आरडी बैंक में शुरू कर सकते हैं, या हमारे पास अगर कुछ सेविंग इकट्ठी हो गई है तो उसको हम बैंक एफडी में डाल के, ना कि सेविंग अकाउंट में जहाँ की इंटरेस्ट और कम मिलता है। तो अगर एफडी और आरडी में हमें रखना है तो हमें एक थोड़ा डिसिप्लिन के हिसाब से जहाँ मंथली हमारी सेविंग जाती रहे, वो अमाउंट कम से कम हमारा जो सेविंग है उसका एटलीस्ट 50% अमाउंट हम उसमें डालते रहें, तो हमारी एक कॉर्पस बनता रहेगा जो हमें आगे भविष्य में कभी भी किसी भी अपने गोल के लिए काम आ सकता है। अच्छा, आरडी एफडी के अलावा एक और विकल्प है जो काफी लोकप्रिय है, जैसे प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसमें और जो जो कहीं नौकरी कर रहे हैं उनके लिए ईपीएफ है, कर्मचारियों का एम्प्लॉय प्रोविडेंट। इस इन दोनों ऑप्शंस में आप जो है आम निवेशक कैसे, मतलब एक साथ खाते दोनों तरीके के संचालित कर सकता है, ईपीएफ और पीपीएफ का, या इनमें बेसिक कोई फर्क है? तो जो ईपीएफ होता है वो जनरली आपका जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर आपकी सैलरी में से 10 से 12% का जो हिस्सा होता है बेसिक सैलरी का, वो ईपीएफ में डालता है, जिसमें एक हिस्सा आपका होता है और उतना ही बराबर हिस्सा आपके एम्प्लॉयर का होता है, मतलब जो आप जहां आप नौकरी कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके रिटायरमेंट के लिए ये एक अच्छा कॉर्पस बनता जाता है, जो कि आप इसको जब आप इसे रिडीम करते हैं या जब भी रिटायरमेंट में आपको जरूरत पड़ेगी तो ये टैक्स फ्री भी रहता है। जो पीपीएफ के बारे में आप बोल रहे हैं, पीपीएफ एक रिटेल कोई भी कर सकता है, उसके लिए नौकरी या व्यवसाय या मतलब ऐसी कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। आप पीपीएफ अकाउंट किसी भी सरकारी बैंक में या ऑनलाइन भी पीपीएफ की डायरेक्ट वेबसाइट है, आप वहां भी खोल सकते हैं। अब कुछ प्राइवेट बैंक्स में भी पीपीएफ की सुविधा उपलब्ध है। आप आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यहाँ भी पीपीएफ का अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें आप साल का 1.5 लाख तक का इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपको 15 साल के बाद टैक्स फ्री अमाउंट आप निकाल सकते हैं उसे। कभी आवश्यकता के अनुसार 5 साल के बाद भी पीपीएफ से विड्रॉ किया जा सकता है इमरजेंसी सिचुएशन, लेकिन अमूमन रिटर्न दोनों में लगभग बराबर है। दोनों का तरीका अलग अलग है। वो आपके एम्प्लॉयर के द्वारा शुरू किया जाता है ईपीएफ। पीपीएफ आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, अपने घर के सभी मेंबर्स के नाम पे आप शुरू कर सकते हैं, बच्चे के नाम भी शुरू कर सकते हैं, और हर एक की लिमिट 1.5 लाख सालाना है। और 15 साल के बाद इसको 3 साल एक्सटेंड भी करने का प्रावधान है। हाँ जी, हाँ जी।
अच्छा, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा को लेके क्या योजना बन सकती है? कम मात्रा में अगर हमें निवेश करना है, छोटा निवेश करना है और जीवन बीमा भी चाहिए और स्वास्थ्य बीमा भी चाहिए। जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा दोनों का जो जो उद्देश्य है वो इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा उसका जो बीमा का जो आपको मिलेगा परिणाम वो ज़्यादा ज़रूरी है कि कल को अगर कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है जिससे कि जो आपके प्रमुख जिनकी इनकम है घर में उनके साथ कोई घटना घटित हो जाती है तो उनकी अनुपस्थिति में आपके पास एक ऐसा सम आ जाएगा जिससे आपका दैनिक और जो खर्चा है मासिक वो चलता रहे और आपको फाइनेंशियली कोई दिक्कत ना आए। तो इसका जो प्रावधान है जीवन बीमा के लिए वो हमको ध्यान में ये रखना चाहिए कि मान लीजिए हमारी सालाना इनकम 5 लाख रुपए है। तो अगर हमारी सालाना इनकम 5 लाख रुपए है तो हमें कम से कम इसका 10 से 12 गुना जीवन बीमा होना चाहिए हमारा। तो अगर हमारी 5 लाख इनकम है हमारा 50 से 60 लाख का जीवन बीमा होना चाहिए जिसके लिए जो प्रीमियम जाता है प्रीमियम बहुत छोटा अमाउंट जाता है। हम जितना जल्दी कम उम्र में से शुरू करेंगे उतना ही कम हमारी इसकी कॉस्ट आएगी क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है बीमा के नियम के अनुसार हमारा जो प्रीमियम है वो भी बढ़ता जाता है। तो अगर किसी की इनकम 5 लाख है तो 50 से 60 लाख, 10 लाख है तो उसी हिसाब से आप 10 से 12 गुना। तो इसका फायदा ये है कि कल को कुछ हो जाएगा तो आप उस अमाउंट को बैंक में रख देंगे तो उसकी एफडी की इंटरेस्ट से आपको इतनी इनकम आती रहेगी जो आपके सालाना इनकम पहले जो प्रमुख आपके इनकम सोर्स थे उनके बराबर इनकम देता रहेगा और आपको फाइनेंशियली बर्डन नहीं आएगा। तो ये तो जीवन बीमा का सिद्धांत है कि आपको कितना करना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसको करने की कोशिश करें। दूसरा रहा स्वास्थ्य बीमा का। तो स्वास्थ्य बीमा में भी जहां हमारे सैलरीड लोग हैं वहां तो कुछ एम्प्लॉयर भी स्वास्थ्य बीमा कराता है। तो उस केस में हमें थोड़ा लाभ ये है कि हमें हमारे एम्प्लॉयर से भी एक अम्ब्रेला कवर मिला हुआ है। पर इसके अलावा भी हमारा एक निजी स्वास्थ्य बीमा होना भी ज़रूरी है क्योंकि मान लीजिए अगर हम कल को अपनी नौकरी बदलते हैं या हमारे पास कुछ समय के लिए नौकरी नहीं है या हम व्यवसाय करते हैं तो उस केस में हमारा अपना स्वास्थ्य बीमा ही हमें किसी भी ऐसी स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर कोई समस्या होती है तो उसमें हमें लाभ देगा। सो स्वास्थ्य बीमा में भी हमारे पास बहुत ऑप्शन है आजकल। अलग अलग प्राइवेट कंपनियां सब स्वास्थ्य बीमा के अपने अपने प्लान लेके आ रही हैं पर उसमें यही ध्यान रखने वाली बात है कि हम किस एज ग्रुप में हैं और हमारी क्या आवश्यकता है उसके हिसाब से। पर इसका होना बहुत जरूरी है, ये बिल्कुल सही बात जीवन बीमा भी टर्म इंश्योरेंस करके है। है। टर्म गलत इंश्योरेंस, में हाँ हाँ, बहुत कम पैसों में एक अच्छा जी जी। आपको तो टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ आप बीमा के लिए राशि दे रहे हैं। पर ये खर्चा बिल्कुल बहुत मिनिमल राशि होती है। आप अगर 50 लाख के लिए अगर आप लेते हैं 30 साल का अगर कोई बंदा है एवरेज 30 से 35 के बीच में 50 लाख का प्रीमियम 5 से 6 हज़ार रुपए साल का आता है। तो ये छोटी राशि में आप बड़ा कवर कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कमोडिटी में फिर हम्म, मेटल्स में भी सोना चांदी। जी तो जी जी। सोना चांदी में छोटा निवेश कैसे कर सकते हैं जो नियमित भी हो? सोना चांदी में अगर आपको निवेश करना है तो अभी भारत सरकार ने भी सरकारी बॉन्ड कुछ इशू करे थे जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इशू किए गए थे जो हर सॉवरेन महीने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो कि हर महीने लगभग पहले सप्ताह में उसका ओपन होते हैं और कोई भी नागरिक उसमें किसी भी सरकारी बैंक से जाके उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। उसका फायदा ये है कि एक तो आपको उसको फिजिकली रखने की आपका जो इनकन्वीनियंस होता है सोने को रखने का उसे संभालने का उसका सुरक्षा से रिलेटेड वो आपकी समस्या खत्म हो जाती है क्योंकि ये सरकारी बॉन्ड में होता है। दूसरा सोने के जो रिटर्न है उसके अलावा भी इस पे 2.5% एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है। तो अगर सोने में इन्वेस्टमेंट करना है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। सरकारी जो गवर्नमेंट गोल्ड बॉन्ड्स सरकार निकालती है और ये सबसे सुरक्षित भी हैं क्योंकि भारत सरकार द्वारा निकाले गए हैं। इसके अलावा गोल्ड के कुछ फंड भी आते हैं, गोल्ड इंडेक्स फंड
गोल्ड फंड भी हैं जिनमें आप सोने का ही आपको रिटर्न मिलेगा और आपको अलग से फिजिकल गोल्ड रखने की जरूरत नहीं है। तो गोल्ड का तो एक अच्छा ऑप्शन है। सिल्वर में अभी इतना अच्छा ऑप्शन नहीं आया है मार्केट में कि आप नॉन फिजिकल वे में आप कमोडिटी मार्केट में कर सकते हैं इन्वेस्ट, पर वो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए उतना एडवाइजेबल नहीं है अभी। सो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आसानी से किया जा सकता है और 5 से 10% आपको अपनी पूरे पोर्टफोलियो का, अपने पूरे जो आपकी फाइनेंशियल वर्थ है उसका गोल्ड में रखना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा और क्या साधन हो सकते हैं जिसमें बहुत कम पैसा लगाया जाए और मुनाफा बेहतर आए? अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमने एफडीआरडी की बात कर ली है, हमने म्यूचुअल फंड की बात कर ली है। फिर हम ये है कि धीरे धीरे थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में भी जो ब्लू चिप कंपनीज हैं उसमें एक्सपोजर ले सकते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा कोई अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप कितनी भी धनराशि से अपने हिसाब से जो अच्छी मानी हुई कंपनीज हैं उनके कुछ शेयर ले सकते हैं और उनको 3 से 5 साल के लिए छोड़ देंगे तो अच्छा आपको एक रिटर्न वहां से 10 से 12% का रिटर्न आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा आपका जो अन्य इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, छोटे कुछ बीमा, आप कह सकते हैं बीमा पॉलिसीज होती हैं, एलआईसी की पॉलिसीज हैं या जो दूसरी प्राइवेट संस्थाएं हैं उनकी पॉलिसीज हैं, पर उनमें हमें ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वो पॉलिसीज में बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। आपको पूरा पॉलिसी अच्छे से समझ के आपके लिए क्या उसमें फायदे की चीज है वो देख के उसमें कितनी आपकी कॉस्ट जा रही है, कितने आपके खर्चे जा रहे हैं, वो समझना बहुत जरूरी होता है। तो एक एक साधारण इन्वेस्टर के लिए मैं मेरी राय ये रहेगी कि बैंक एफडी आरडी के अलावा कुछ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के लिए डीमैट का होना कोई आवश्यक नहीं है। आप अच्छा। किसी भी बैंक से किसी किसी भी आप अपने लोकल एडवाइजर से बिना डीमैट अकाउंट के सिंपल एक फॉर्म भर के आप चेक देके अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? इसमें जो रिटर्न्स की बात है उसमें ऐसा रिटर्न्स कोई गारंटेड नहीं होता है इन्वेस्टमेंट्स में। रिटर्न्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अभिनव, आपने हमारे दर्शकों को छोटे निवेश के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया। आगे हम इसी तरीके के आर्थिक मसलों पे आपसे बात करते रहेंगे। आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी।